Hello everyone, welcome back to my channel Maths with Diksha. I hope that you guys are doing so well. So students, in today's video we are going to discuss the most important topic, the worldwide problem topic, that is direction ratios and direction cosines. So please students, stay tuned with me. Now without any further ado, let's start the video. So my dear students, before discussing about direction ratios and direction cosines, I am going to discuss a small topic which I did not mention in the previous video, because the previous video is already 33 minutes long. So I am going to discuss that topic in this video. So students, what I am going to do, I am taking a 3-dimensional coordinate system. ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है, इस 3-dimensional coordinate system में आपने कोई भी एक random vector consider करना है. Let's suppose I am taking this vector AB vector. मैंने ये एक ए बी वैक्टर लिया, जो ए है उसके पॉइंट्स मैंने कंसीडर किए x1, y1, z1, और जो पॉइंट बी है उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स कंसीडर किए x2, y2 एंड z2. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको ये अच्छे से पता है कि पॉइंट ए के विद रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ओ ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. ठीक है, सो ये ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी. ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस ओ ए वेक्टर को R1 वेक्टर नाम दे देती हूँ और इस ओ बी वेक्टर को R2 वेक्टर नाम दे देती हूँ. ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन. सो स्टूडेंट्स, अब आपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, लाइक आपके पास ओ ए वेक्टर है, तो इसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, जो आपका R1 वेक्टर है उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या आएगी आपके पास, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ठीक है, और जो आपका R2 वेक्टर है इसकी कंपोनेंट फॉर्म आपके पास क्या आएगी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. ठीक है, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया स्टेप ये कैसे आया, आई विल हाईली रिकमेंड यू स्टूडेंट्स watch my previous video. I have mentioned in detail how we write the component form of a position vector in this way. ठीक है, so students, अभी हमने पोजीशन वेक्टर की तो पढ़ ली कंपोनेंट फॉर्म क्या है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म क्या होगी, ठीक है, तो क्या आप कहोगे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एनी रैंडम वेक्टर. आपके पास स्पेस में कोई भी ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर कुछ भी गिवन है, आपको उसकी कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है. ठीक है, सो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं, ओ ए बी ट्रायंगल को, स्टूडेंट्स अब जो मैं करने चाह रही हूँ ना, आई हैव ऑलरेडी डन ऑल दिस. आपने अगर मेरी पूरी सीरीज देखी है ना, तो प्लीज मुझे बताना कि ये स्टेप मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, किस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, तो अगर आप देखते हो ओ ए बी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है. इन दिस ट्रायंगल ओ ए प्लस ए बी विल बी इक्वल टू ओ सी. ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस हेयर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर. ठीक है, तो यहां से मेरे पास ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, देन ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और आई कैन से डेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ठीक है, तो अगर आपको किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करोगे, आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टर्मिनल पॉइंट माइनस करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. ठीक है, अब आपको पता है कि R1 की क्या वैल्यू है, R1 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी R2 की क्या वैल्यू है, R2 वेक्टर की वैल्यू आपके पास यहाँ से ये है. ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, एक कॉपी कर दिया. ठीक है, ये आपके पास आ गई R2 वेक्टर की वैल्यू. ठीक है, इसको मैं इक्वल टू कर देती हूँ, और R1 वेक्टर की क्या वैल्यू है आपके पास, ये R1 वेक्टर की वैल्यू है. ठीक है, इसकी भी मैंने एक कॉपी बनाई और यहाँ पे कर दिया, इसको भी स्मॉल कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो मेरे पास R1 वेक्टर ये है, R2 वेक्टर ये है, R1 वेक्टर ये है, इसमें से मैं इसको माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई वेक्टर गिवन है, आपने क्या करना है, आपने x2 इसके फर्स्ट कंपोनेंट से इसे माइनस करके i कैप लगाना है, इसके सेकंड कंपोनेंट से इसे माइनस करके j कैप लगाना है,
और इसके थर्ड कंपोनेंट से इसे माइनस करके के कैप निकालना है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास किसी भी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म आती है। अब आप स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ कि इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या होगा। ये जो ए बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, तो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या होता है, लेंथ होती है, ठीक है। और लेंथ को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट करूंगी। सो अगर मेरे को ए बी वेक्टर का डिस्टेंस निकालना है डेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस होगा ए बी में, तो ये डिस्टेंस ही एक्चुअल में क्या होगा, लेंथ होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यही एक छोटा सा पोर्शन था जो रह गया था। नाउ वी विल मूव ऑन अवर मेन टॉपिक दैट इज अवर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंगल्स के बारे में, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस पे एंड एट द एंड वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्शन रेशियोज। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने ये कंसीडर किया, ठीक है। तो इस सिस्टम में मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पॉइंट P गिवन था, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए x, y और z, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये बताओ कि ये जो OP वेक्टर है, क्या ये OP वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ठीक है मैम, ओके ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ कि जो OP वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये ब्लू वाला एंगल बना रहा है, दैट इज योर अल्फा, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि OP वेक्टर विच इज नथिंग बट द R वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। सो दिस R वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद x एक्सिस, ठीक है। और ये ही R वेक्टर मेक्स एंगल विद एंगल इट इज मेकिंग विद y एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है, इसके साथ ये OP वेक्टर ये ब्राउन वाला एंगल बना रहा है विच इज योर बीटा एंगल, ठीक है। सो दिस इज मेकिंग एंगल बीटा विद y एक्सिस, ठीक है। एंड R वेक्टर मेक्स एंगल, अब ये देखो z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये आपका z एक्सिस है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। सो दिस विल मेक एंगल गामा विद z एक्सिस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स जो हमारा पोजीशन वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसे हम अल्फा बीटा गामा कहते हैं रिस्पेक्टिवली, और ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सो अब हम कहेंगे कि ये जो अल्फा बीटा गामा आपके एंगल्स है दीज आर नोन एज द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ऑफ OP वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता चला डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, जो हमारा पोजीशन वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब हम चलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस पे। तो कोसाइन में आपको क्या वर्ड दिख रहा है, कोसाइन, कोसाइन इज कोस ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं इन अल्फा बीटा गामा के आगे कोस लगा देती हूँ देन दैट एंगल्स विल बिकम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने इनके आगे कोस लगा दिया, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो ये क्या आ जाएंगे आपके पास, दिस विल बी योर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP वेक्टर। स्टूडेंट्स अब एक बात बताओ, जब आपके पास अल्फा बीटा गामा था, कुछ स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि मैम जब अल्फा बीटा गामा था तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा करने की जरूरत ही क्या पड़ी। देखेंगे अभी आराम से देखेंगे कि क्यों हम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। जो ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है ना, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ना LMN लिख देती हूँ कि L क्या रिप्रेजेंट करता है, कोस अल्फा को, M रिप्रेजेंट करता है कोस बीटा को, एंड जो आपका N है डेट विल रिप्रेजेंट कोस गामा। ठीक है, तो ये हम इसे LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके जी, ओके। अब हम चलते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज देखने। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं क्या करती हूँ, मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, इससे ज्वाइन करने से क्या हुआ, मेरे पास एक ट्रायंगल मिल गई मुझे। ठीक है, ये दिस इज योर O, लेट्स टेक इट एज A, और यहाँ पे ये पॉइंट है P। ठीक है, तो आपके पास अब कौन सी ट्रायंगल आ गई, OAP ट्रायंगल आ गई। अब स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। जो आपका ये एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है वो दैट विल बी योर हाइपो, दिस इज योर हाइपो। ठीक है, सो दिस इज योर हाइपो। ठीक है, और जो एंगल के सामने लाइन होती है दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, और जिस पे अल्फा एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू पूछूं, कोस अल्फा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, बेस अपॉन हाइपो। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस, आपके पास बेस कितना है, इतना आपका ये बेस है, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस एक्स, इस एक्स के इक्वल होगी ये वैल्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स ओवर में हाइपो। अब हाइपो की, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है आपके पास, आर वेक्टर जो बोलेंगे ना तो देख लेना, हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आर। ठीक है, सो कोस अल्फा आपके पास बेसिकली, आपके पास यहाँ से क्या आ गया, कोस अल्फा को मैं एल भी कह सकती हूँ ना, एल की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल होगी, एक्स ओवर में आर की। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब अपनी सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ। मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका बीटा एंगल है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 90 के सामने आपके हाइपो है, बीटा जिस पे बना हुआ है वो आपका बेस है। तो यहां से आपके पास कोस बीटा किसके इक्वल होगा, कोस बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर में हाइपो, और बेस आपका कितना है, बेस ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, दिस पॉइंट इज योर एक्स वाई जेड, सो बेस विल बी इक्वल टू वाई, दिस इज योर वाई। ठीक है, सो बेस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू वाई ओवर में आर। दिस इंप्लाइज जो आपके पास m है उसकी वैल्यू क्या आ गई, y ओवर में r। सो स्टूडेंट्स अगली मैं नहीं कर रही, आप खुद देखना। सिमिलरली आपके पास जो z है, सिमिलरली आपके पास जो कोस गामा है, सिमिलरली कोस गामा किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, z ओवर में r के। दिस इंप्लाइज योर n इज इक्वल टू z ओवर में r। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करके देखती हूँ मुझे क्या मिलता है। दैट मीन्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम डूइंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर में आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर में आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर में आर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ, ये पॉइंट P है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड विल बी R, और R किसके इक्वल होता है, देखो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है, डजंट मैटर। तो अब मैग्नीट्यूड हम डिस्कस कर चुके हैं किसके इक्वल होता है, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आपके पास अब आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि डायरेक्शन कोसाइंस के केस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल में आता है। और कन्वर्सली अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो वो पक्का आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। अभी हम चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को।
ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या आया यहाँ से, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एल की वैल्यू किसके इक्वल है, हमारे पास एल की वैल्यू इक्वल है एक्स बाई आर के, ठीक है। एम की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू है वाई बाई आर के, और एन की वैल्यू मेरे पास इक्वल टू है जेड बाई आर के, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, एल आर इक्वल टू हो गया एक्स के, एम आर इक्वल टू हो गया वाई के, और एन आर इक्वल टू हो गया जेड के। सो स्टूडेंट्स जो ये एल आर, एम आर, एन आर है ना, दीज आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज, बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ओपी वेक्टर, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज के केस में, जैसे आपके पास एल एम एन गिवन है ना, आप इसे किसी भी रैंडम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कह देते हैं। अब हम ना दोनों में रिलेशन देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि यहाँ पे हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहली चीज है, तो इससे रेशियो है, ये रेशियो कोई इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा ना वैल्यू पे, वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगी यहाँ से। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है, तो आप डायरेक्शन रेशियो तो आराम से निकाल लोगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो आपके यूनिक नहीं आएंगे। आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो एलएमएन को, तो वो क्या होगा, वो तो आप किसी भी स्केलर से कर सकते हो, वो तो यूनिक नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और आपने डायरेक्शन को साइन तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास क्या गिवन है, एक और पॉइंट स्टूडेंट्स, जो ये के एल के एम के एन है ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम डायरेक्शन को साइंस को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही ये जो के एल है इसको हम ए, ये जो के एम है इसको हम बी, और ये जो के एन है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो आपकी ए बी सी होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। और इस केस में ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर क्या दोनों में मेजर डिफरेंस है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब आप ये देखो कि अगर आपको मान लो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, लेट सपोज लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। आपके पास ये डायरेक्शन रेशियो है, तो आपको पता है कि ए किसके इक्वल होगा, सम स्केलर टाइम डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। बी किसके इक्वल होगा, के एम के इक्वल होगा, और सी किसके इक्वल होगा, के एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको अगर आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको एल एम एन की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा ए बाई के, एम इक्वल टू आ जाएगा बी बाई के, और एन इक्वल टू आ जाएगा सी बाय के। सो स्टूडेंट्स अब आप अगर देखो ध्यान से, अब अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास हाँ आपके पास ए बी सी तो नोन है, अगर आपको के की वैल्यू पता चल जाए तो मामला सारा सेट हो जाए, आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को पता है कि एल एम एन है मेरे पास, और मुझे ये बात पता है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर की वैल्यू क्या आती है, वो हमेशा 1 आती है, क्योंकि एल एम एन क्या है, हमारे डायरेक्शन को साइंस है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ कि ए स्केयर बाई के स्केयर प्लस बी स्केयर बाई के स्केयर प्लस सी स्केयर बाई के स्केयर will be equal to 1. This implies a square plus b square plus c square over में k square will be equal to 1. And this further implies a square plus b square plus c square will be equal to k square. And this implies k will be equal to under root plus minus a square plus b square plus c square. So यहाँ से हमारे पास अब l की वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू मेरे पास आ गई a ओवर में प्लस माइनस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो अब आपके पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ m, बस a की जगह पे a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आपके पास b आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n विल बी इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या इसके इक्वल होगा, प्लस माइनस सी ओवर में अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। स्टूडेंट्स अब आप कुछ सोच पा रहे हो यहाँ से, ये कुछ सिमिलर सा नहीं आ रहा। हम एक्चुअल में इसमें हमने जब डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट किया डायरेक्शन रेशियो से, तो हमने क्या किया है, ए ओवर में अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर किया है।
आपके पास जब कोई वेक्टर गिवन होता था और आपको उसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता था, तो आप क्या करते थे? आप उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड निकालते थे। मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसको उससे डिवाइड कर देते थे हर कंपोनेंट को, तो वो आपके पास जो आता था वो एक यूनिट वेक्टर आता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही नहीं किया, हमने डायरेक्शन कोसाइन का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया और उस मैग्नीट्यूड से उसके हर कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ठीक है, तो एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज का ही नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जब हम उन्हें नॉर्मलाइज कर देते हैं, मीन्स हम उसे इस तरह से चूज करते हैं कंपोनेंट्स को कि जब हम उसका स्क्वायर करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, सो जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन कोसाइंस है सॉरी, दैट विल बी द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डायरेक्शन रेशियो और आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको अब कभी भी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस को लेके कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्या होते हैं दोनों। बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को मेन यूज तब आएगा जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, वहां पे इनका भर भर के यूज है। ठीक है, सो वेक्टर्स में अभी इसका इतना ही यूज है। Now that's it for today's video guys. I hope you like my video and efforts. Let's wrap up the class here. Bye bye students, take care, have a blissful day ahead.